अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वेक्टर की और कंपोनेंट फॉर्म है उनकी इंटरकन्वर्जन देखी थी हमने, और हमने क्वाड्रेंट मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनकी पहचान के वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है इसका पता चलाना, और फिर उसके बाद उसका जो थीटा है फाई और थीटा दोनों मालूम करना। ठीक है, ये हमने सीखा था। आज नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम शुरू करने लगे हैं, और वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वैसे आप डेफिनेटली ये सोचे कि हमने शुरू में जब हम हेड टू टेबल पढ़ रहे थे तो हमने दो वेक्टरों को और 2, 4, 5 वेक्टरों को ऐड करना सीख लिया था, लेकिन हमने असल में उसकी ज्योमेट्रिकल टेक्निक नहीं सीखी थी। आज हम उसकी ज्योमेट्रिकल टेक्निक सीखेंगे, फिर सिर्फ आज हम दो वेक्टरों को ऐड नहीं करेंगे, हम दो वेक्टरों के बाद इसको जनरलाइज करेंगे कि अगर वेक्टर हमारे पास 3 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख वेक्टर्स हो, तो उनको कैसे ऐड अप किया जाता है। उनके लिए हमने जनरलाइज्ड फार्मूला बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ n वेक्टर्स। वो आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे यहाँ पर। तो एडिशन जो है वो हम आज ज्योमेट्रिकली हम इसको करेंगे आज ना। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि फर्स्ट करें, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एंगल, यानी जो ए वेक्टर है वो थीटा ए एंगल बना रहा है और बी वेक्टर जो है वो थीटा बी एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन है, गिवन इज ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है जी, और ये हमारे पास ओरिजिन है। हमारे पास a वेक्टर ये है, दिस इज a वेक्टर, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा a सपोज विद पॉजिटिव x एक्सिस। और मैंने आपको बताया था कि जब थीटा एंगल लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलिए, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर, और ये हमारे पास जी बी वेक्टर है, ठीक है जी, और ये एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, थीटा बी एंगल जो है वो बना रहा है, यानी थीटा बी जो है बी का एंगल है और थीटा ए जो है ए का एंगल है। ये जो डायग्राम है ये हमें दी गई है, दिस इज गिवन, यानी हमें ये कहा गया है कि ये आपको दिया है, आप हमें इनको ऐड करके दिखाएं। चलिए ठीक है, हम इसको ऐड करके दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमने हेड टू टेल रूल देखा था कि जब भी ऐड करना है वेक्टर्स को तो डेफिनेटली हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ऐड अप करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये ऐड करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा था कि हेड टू टेल रूल में या तो हम, यानी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की क्योंकि टेल्स मिल रही है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक की टेल और एक का हेड मिल रहा होना चाहिए। उसके लिए एक तरीका तो यह है कि हम बी को मूव करवाएं ए पर या ए को मूव करवाएं बी पर, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। या तो आप बी को मूव करवा दें ए पर यहां पर, प्रोवाइडेड दैट इसका एंगल चेंज ना हो, यानी बी को आपने मूव करवाना लेकिन इसका एंगल चेंज ना हो, या आप ए को मूव करवा लें इसका एंगल चेंज ना हो। तो आपकी बुक ने क्योंकि ए को मूव करवाया बी पर, इसलिए मैं भी ए को बी पर ही मूव करवाऊंगा, और उसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ये बनाएंगे। दोबारा से हम इस डायग्राम को हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनाते हैं कि ये हमारे पास y एक्सिस है, ओके, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है जी।
ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ओके, और ये ओरिजिन है हमारे पास, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है जी, राइट। और अब हमने ए को मूव करवाना है इधर, इधर मूव करवाना है, प्रोवाइडेड दैट कि ए का एंगल चेंज ना हो। अब यहां से ये जो बी ए है ना, इसको मैं यहां पर मूव करवाऊंगा, तो ये जब हम इसको यहां पर मूव करवाएंगे ना, तो ये जो ए वेक्टर आ जाएगा, तो यू देखें आप, यहां पर ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, और इनके एंगल चेंज नहीं हुए। ये गौर से देखें कि इनके एंगल्स जो है वो चेंज नहीं हुए हैं। ये वाला एंगल जो है ये थीटा ए है, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा बी है। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम बन गई है। इस डायग्राम को हमने यूं बनाया, ये वाली लाइन असल में वही होती है जो ये पैरेलल लाइन होती है, ये मैंने लाइन इसको एक्सटेंड कर दी ताकि इसका एंगल हमेशा समझ आ जाए। ओके ना, ये अब हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको जोड़ दिए, और हेड टू टेल रूल का लास्ट है कि इसका इन दोनों वेक्टरों को जब ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, द रिजल्टेंट विल बी, नाउ हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे हासिल किया जाता है कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला दे, तो वो जो वेक्टर आपको मिलेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो हम इसको यूं, ठीक है जी। सो ये आपके पास जो वेक्टर है, नाउ दिस इज द वेक्टर, ये वेक्टर जो है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हम कहेंगे आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो हमारे पास अब तीन वेक्टर हो गए, ए बी और आर। ए और बी को ऐड किया तो तीसरा वेक्टर हमारे पास आ गया आर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने इनको ज्योमेट्रिकली ऐड करना है, ए और बी को और आर हमने हासिल करना है ज्योमेट्रिकली, तो इसलिए हम इन तीनों वेक्टरों को डिकम्पोज करेंगे, यानी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो निकालेंगे, यानी ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, और आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था कि जिस भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हो, उसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसकी बेस पर। यानी देखिए समझे जरा, आर वेक्टर है, इसकी बेस ये है, बी वेक्टर है, उसकी भी बेस ये है, क्योंकि डिटेल यहां पर मिल रही है, ए वेक्टर की डिटेल क्योंकि यहां पर है, इसकी बेस ये है। तो बेस असल में लगाते हैं सिर्फ एंगल्स को देखने के लिए कि एंगल क्या है। फर्स्ट करें, ये जो आर वेक्टर है इसका एंगल है जी फाई, इट इज नॉट थीटा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेंट उसमें कि ये एंगल जो है ये फाई होता है। ओके, Now, to decompose a vector, हम क्या करेंगे कि इसकी टिप, ए की टेल ये है, ए की टिप ये है, तो टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम इधर उसकी बेस पर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। Now this is the perpendicular, once again मैं जरा इसे ठीक करके कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है मैंने, इसका ए का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पॉइंट पर, ठीक है जी। और उसके बाद हमने ये जो इसके दो कंपोनेंट बने हैं, यहां से लेके यहां तक ये है ए एक्स, और यहां से लेके यहां तक जो कंपोनेंट बने हैं ये है ए वाई। क्यों? ये जो ए एक्स है, ए का वो कंपोनेंट जो एक्स के अलोंग है, और ए का वो कंपोनेंट जो वाई के अलोंग है। ओके, सिमिलरली हम बी को डिकम्पोज करेंगे, बी की टिप, ये उसकी टेल है, ये उसकी टिप है, तो टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और इसने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने की वजह से इसने एक यहां से लेके यहां तक इसका कंपोनेंट बन गया, ये क्योंकि बी वेक्टर है और इसका ये एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट, इसलिए इसे बी एक्स कहेंगे, और ये वाला बी वाई कंपोनेंट है जो कि वाई के लॉन्ग है, तो ये इसका बी वाई हो गया है। अब हमारा तीसरा वेक्टर है ये आर, आर को डिकम्पोज करना है। आर की टिप जो है, टेल जो है और टिप ये है, तो टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ए की और आर की टिप सेम है, एक ही जगह पर है, इसलिए इसको यहां से ड्रॉप करेंगे एंड देन इसको यहां पर लेके आएंगे, क्योंकि आर की बेस जो है वो ये है, तो यहां तक लेके आएंगे।
तो यूं यहां से लेके यहां तक जो है ये बनेगा आर का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स के अलाउंग है, और यहां से लेके यहां तक बनेगा आर का वाई कंपोनेंट बनेगा। अच्छा, अब ये डायग्राम होगी, अब मैं पॉइंट्स लगाता हूं। ये वो पॉइंट है जहां पर ए और आर मिल रहे हैं, इसको आप पी कह दें। जहां पर आपने बी का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसको क्यू कह दें। और जहां पर आपने आर का ड्रॉप किया, इसको आर कह दें। जहां पर आपने एस का ड्रॉप किया है, ए का ड्रॉप किया है, उसको एस कह दें, और इस पॉइंट को आप पी कह दें। तो यूं समझे, ओ पी क्यू आर एस एन टी, तो ये हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि आर हमने रिजल्टेंट निकालना है। अब हमें ये पता है, अब हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। इसके अगर आप वेक्टर डायग्राम बनाना चाहते हैं, इसके एरोस लगा दें ताकि डायग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने एरोस सारे लगा दिए, कंपोनेंट्स के एरो। आर का कंपोनेंट ये है, आर एक्स का, आर वाई का कंपोनेंट ये है, और इनकी डायरेक्शंस भी बना दी हैं। ओके ना, अब हम कहते हैं जी कि मैथमेटिक्स इसका बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि हेरेडिटरी रूल के मुताबिक जब हम आर को हासिल करेंगे, कहां से, आर को जब ए को बी में ऐड करेंगे तो हमें आर हासिल हो जाएगा। We know this is the hereditary rule कि when A is added to B or B is added to A, we will have the resultant vector R। अब ये बड़ा सिंपल है कि जितने, जैसे हमने देखा है कि A वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट है, B वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट है, और R वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट है। हमने कर दिया, बना दिया है। मैं अगर आप चाहें तो लिख भी सकता हूं, ए के दो कंपोनेंट आएंगे। ए के दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है, और बी के दो कंपोनेंट हैं, बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है। ये इसके दो कंपोनेंट है। इसी तरह बिल्कुल इस आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, और आर के दो कंपोनेंट लिखूं तो आर के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, आर एक्स आर एक्स आई है प्लस आर वाई ये है। तो ये कंपोनेंट बन गए हैं जी। ठीक हो गया जी। अब हमने आर मालूम करना है, आर एक्स मालूम करना है। अब हम देखते ये हैं कि ये जो आर है, इसके ये क्या क्या है, आर एक्स और आर वाई है। पहले हम देखते हैं कि आर एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या बनती है। आर एक्स जो है कहां से लेके कहां तक है, आर एक्स ये है, ये O से लेके R तक है, यानी आर एक्स जो है ये O से लेके R तक है। ठीक है जी। और ये जो OR है ये फर्दर, यानी OR जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दी OR जो है इसके बराबर है OQ प्लस QR। तो इसको लिखेंगे OQ प्लस QR। ये ज्योमेट्री के तरीके से हम कर रहे हैं ताकि बात जो है वो हमें सही समझ आना शुरू हो जाए। ओके ना, अब समझे कि ओ क्यू क्या है। ओ क्यू जो है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, बी एक्स है। सो इसकी जगह पर तो ये बी एक्स आ गया ना, ये तो आ गया बी एक्स। ठीक है, प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर जो है यहां पर क्यू से लेके आर तक, इसकी वैल्यू यहां पर कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन असल में क्योंकि क्यू आर जो है ये टी एस के बराबर है, यानी क्यू आर जो है यहां पर हम लिख देंगे टी एस, या यस इसको आप यहीं पर लिख दें, या चलिए इसको हम लिख देते हैं नीचे। ओ क्यू जो है ये है पी एक्स के बराबर, और ये जो क्यू आर है ये असल में एस टी के बराबर है, और एस टी जो है ये ए एक्स के बराबर है। चेक करें जरा, क्यू आर जो है ये एस टी के बराबर, ये टी एस के बराबर है, और टी एस जो है ये ए एक्स के बराबर है। तो मैंने टी एस को ए एक्स लिख दिया है। सिमिलर इस तरह ओ आर जो है, यानी आपके पास ओ आर जो है वो क्या आएगा, ओ आर इज इक्वल टू दी बी एक्स प्लस ए एक्स।
जब ओ आर की वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे तो आपके पास जो आर एक्स आएगा दिस विल बी, इसकी तरतीब मैं जरा चेंज कर लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स। उसकी रीजन ये है कि ये कम्यूटेटिव होती है एडिशन, इसलिए मैं इसकी तरतीब चेंज कर सकता हूँ। चलिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमने असल में फाइंड आउट करनी है, और इसके जो कंपोनेंट आर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, अब हम आर वाई की वैल्यू सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, और ये इतना मुश्किल नहीं है इसको मालूम करना। सो इसको हम आर वाई को भी इसी तरह मालूम करेंगे, यानी तो आर वाई ना, आर वाई जो है, आर वाई ना, आर वाई जो है ये किसके बराबर है जी, आर वाई है आर से लेके पी तक, आर से लेके पी तक, यहां से लेके यहां तक जो है जी आर वाई है, यहां से लेके यहां तक आर वाई है जी। और आर वाई जो है फर्दर, ये जो आर वाई है ये आर पी के बराबर है, आर पी जो है फर्दर आर एस प्लस एस पी के बराबर है, यानी हम आर एस प्लस एस पी के बराबर है। ठीक है जी, ये जो आर पी है इसको हम आर पी को यूनिट देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आर एस है, ये जो आर एस है, इसकी पहले बात करते हैं। देखिए आर एस जो है यहां से लेके यहां तक आर एस है, इसकी जाहिर तौर पर कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, लेकिन ये वाला एग्जैक्टली क्योंकि क्यू टी के बराबर है, यानी ये असल में क्यू टी के एग्जैक्टली बराबर है, और क्यू टू की टी जो है ये तो बी वाई के बराबर है। तो ये इस तरह आर एस की वैल्यू निकल रही है। इसी तरह अब हम एस पी की वैल्यू बताएंगे। एस पी की वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक ये ए वाई है, तो यहां पर लिखेंगे ए वाई। यूं जब ये दोनों वैल्यूज आर एस और एस पी की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये आपके पास आर पी जो है ये आ जाएगा बी वाई प्लस ए वाई, और इसकी जब यहां पर इसको पुट करेंगे तो ये आर वाई जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए वाई प्लस बी वाई, और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब जरा गौर करके इनको देख ले दोबारा बड़े ध्यान से। ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको सिर्फ आपने इधर पुट करना है, लेकिन यहां पर एक चीज जो नोट की है हमने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, हमने ए और बी को ऐड करना था और आर निकालना था। हमने जो रिजल्टेंट है इसके दो कंपोनेंट्स है आर एक्स और आर वाई, हमने देखा कि आर एक्स जो है ये क्या है, हमारे पास जो दो वेक्टर थे ए और बी, उनके अगर एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो आर का एक्स बनता है, और वाई के आर वाई जो है ये निकालने के लिए अगर हम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आर वाई बनता है। क्योंकि यहां पर दो वेक्टर थे इसलिए ax और bx है। फर्स्ट करें यहां पर हमारे पास तीन वेक्टर होते, अगर तीन वेक्टर होते तो ये क्या होता, ax प्लस bx प्लस cx। इसी तरह यहां पर ax प्लस ay प्लस by प्लस cy होगा। अगर चार होते, इसी तरह पांच होते तो वो उस तरह हम करते चले जाते। चलिए इसको आगे आगे करते हैं, फिलहाल पहले इसको सम अप कर देते हैं। ओके, तो जी हमारे पास ये जो r वेक्टर है ये आ गया है, rx की वैल्यू ये है, rx की वैल्यू है ax प्लस bx, तो ये आपके पास आ गया i प्लस, और ये आपके पास आ गया ay प्लस by, ठीक है जी, साथ आ गया आपके j, ये हमारे पास ही वेक्टर आ गया है। आर रिजल्टेंट आ गया है किस सूरत में, जो हमारे पास ए और बी वेक्टर थे उन दोनों के कंपोनेंट की सूरत में हमारे पास आर आ गया है। ये आर का एक्स कंपोनेंट है, ये आर का वाई कंपोनेंट है। आर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स है, आर का वाई कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई है। चलिए जी, तो अब हम ये वेक्टर आ गया है हमारे पास। अब यहां पर क्योंकि अगर हमारे पास वेक्टर आ गया है तो
अब इसका एंगल फाई और इसका मैग्नीट्यूड आर भी निकाला जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड आर कैसे निकाला जा सकता है? मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इसका क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर ले लें, और इसका y कंपोनेंट है ए वाई प्लस बी वाई, इसका स्क्वायर ले ले और इनको ऐड करें और अंडर रूट ले ले। यही तरीका है मैग्नीट्यूड मालूम करने का। अब हम क्या करेंगे कि हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो गया है, अब हम करेंगे जी इसका फाई एंगल मालूम करेंगे। और फाई एंगल कैसे आता है? tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और tan इनवर्स आर वाई की वैल्यू है ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। तो जी ये आपके पास आर का एंगल भी मालूम हो गया है। ठीक है जी, ये हमें पता है, हमने पहले ही सीखा हुआ है कि ये हम कैसे फाई मालूम करते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर आया था, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया है, ये उसका एंगल आ गया है। ठीक है जी, इट इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कि हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स थे, हमने उनका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना था। तो हमने क्या किया, हमें पता था कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है आर एक्स और आर वाई हैं। तो आप आर एक्स की वैल्यू निकाले, हमने ये निकाली, और आर वाई की वैल्यू निकाली, ये इन दोनों में पुट की, हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अगर हमारे पास ये वेक्टर आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम किया जा सकता है, उसके एंगल भी मालूम किया जा सकता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ये यू निकालेंगे, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू निकालेंगे और इसका एंगल जो है वो यू निकालेंगे। सो ये हमारे पास उसका एंगल भी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये होते दो वेक्टर्स। अगर वेक्टर होते n, यानी फर्स्ट करें, इफ we have n number of vectors, n number of vectors कौन से हैं? a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, n उनकी तादाद है। ठीक है जी, तो इस तरह अगर हमारे पास ये वेक्टर है तो हमने क्या निकालना है, हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे आएगा कि इन सबको ऐड करेंगे n वेक्टर्स को, a प्लस b प्लस c प्लस डैश डैश डैश, तो ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी समझिए यहां तक हम आ गए, ये वेक्टर्स है, इसके हम आप डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि डायग्राम हमें दो की समझ आ गया, वेन की डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम दो ही को जनरलाइज करेंगे। हम कहेंगे कि देखिए जैसे आर वेक्टर जो है वो ये होता है, अब उसके बाद आर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करना है। तो आर क्योंकि हमारे पास आर क्या आएगा यू, आपका आर जो है आर एक्स कैसे आएगा, आर एक्स आएगा, ये निकालना है आपने। आर एक्स डायरेक्टली लिखेंगे, ये काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। आर ए क्या आएगा, क्योंकि दो वेक्टर हो तो उनके एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो क्योंकि अब n कंपोनेंट्स हैं, n वेक्टर्स हैं, तो इनके n कंपोनेंट्स जो हैं वो x कंपोनेंट ऐड होंगे तो हमारे पास rx आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ry आ जाएगा, तो ry जो है वो आ जाएगा, मेरे पास ब्लैक मार्कर नहीं है, मैं ब्लैक से लिखना चाह रहा हूं। ओके, ये वाला ब्लैक है, ओके, तो ये मेरे पास ry आ गया। तो ry n वेक्टर के y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास r का y बनेगा a y b y c y प्लस सो ऑन। सो ये मेरे पास r इसके वेक्टर्स ये कंपोनेंट आ गए। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम इधर पुट करेंगे। ठीक है जी, उसी तरह ये हमने पहले ये लिखा, ये दो वेक्टर्स के लिए, ये n वेक्टर्स के लिए, उसके बाद ये आप लिख सकते हैं इसको, अगर आप लिखना चाहें तो नो प्रॉब्लम। तो आपके पास ये जो r आएगा वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा,
आर एक्स आई है प्लस आर वाई जे है, आपने ये लिख दिया। उसके बाद ये नहीं लिखना, डायरेक्टली इधर आना है एन वेक्टर्स के लिए, और ये नहीं लिखना, डायरेक्टली इधर आना है एन वेक्टर्स के लिए, मैंने लिख दिया है। अब इधर आ जाए, अब आप आर वेक्टर लिखेंगे। आर वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाएगा, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट। इसका आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, और ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, और ये जो है इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। ओ माय गॉड, सो मेरा मार्कर से ये लिख रहा है, सो मैं ब्लू ही इस्तेमाल कर देता हूँ। आई डोंट नो इनमें से कोई लिख रहा है, लेट्स सी, हाँ थोड़ा सा लिख रहा है, ठीक है। तो ये आ गया इसका y कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डैश डैश डैश, और ये आ गया जे। चलिए, तो ये आ गया वेक्टर। अब इसी तरह बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और उसी तरह इसका एंगल मालूम करेंगे, और ये मैं क्या आप पर छोड़ूं कि आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिखें, वेक्टर मैंने लिख दिया है, आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिखें और इसका एंगल भी लिखें। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भी यही है कि ये आपको असाइनमेंट दे देनी चाहिए, आप अपने तौर पर इसको करें ताकि आपको पता चले कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। आर वेक्टर मालूम हो गया है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा कि ये इसका एक्स कंपोनेंट इसका स्क्वायर ले ले, इसका वाई कंपोनेंट इसका स्क्वायर ले ले, और इसका अंडर रूट ले ले, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ये आप अपने तौर पर कर ले, खुद ही कर ले। उसी तरह ये इसका फाई आ जाएगा, फाई कैसे निकालेंगे आप? सो आपने इसका मैग्नीट्यूड खुद ही निकालना है और इसका एंगल खुद ही निकालना है, खुद ही निकाल लें, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बेटे ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने करना है। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैंने आपको ये यहाँ तक कर दिया है। इसके बाद आगे जो डिस्कशन थी क्वाड्रेंट्स की, वो मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आगे क्वाड्रेंट्स आएंगे जो कि मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में आज का लेक्चर जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसको एक मरतबा देखें, 2 मरतबा देखें, 3 मरतबा देखें, ठीक है। अपनी मेंटालिटी के लिहाज से कई बच्चे जो हैं वो बेचारे सुस्त होते हैं या वो जानबूझ के अपने जहन को ज़्यादा काम नहीं करवाते, तो वो उनको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली दफ़ा देख के बात समझ जाएंगे, और वो क्योंकि अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो जो है इसको पहले ही लेक्चर में उनको समझ आ जाएगी ये मैंने कैसे किया। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल सी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, सी यू।